देखिए, बिना त्याग की ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं मिलता। एक पुरानी कहावत है, पुराना श्लोक है कि काक चेष्टा बकोधयनम स्वानिद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण, यानी कि विद्यार्थियों के 5 लक्षण होते हैं। मैं आपको पाँचों लक्षण एक्सप्लेन करता हूँ आज, और अगर आपके अंदर एक भी नहीं है तो उसको डेवलप कीजिए अगर सक्सेस पानी है तो। देखिए, पहला हमारा है काक चेष्टा, ठीक है? यानी कि कौवे जैसी आपको चेष्टा करनी पड़ेगी कि कौवा क्या होता है, बार-बार किसी चीज़ को देखता है कि यहाँ पे कुछ रखा हुआ खाने के लिए, तो उसको पाने के लिए वो बेताब हो जाता है और उसको बार-बार चेष्टा करता है और लास्ट में प्राप्त कर लेता है। तो काक जैसी चेष्टा करनी पड़ेगी। बकोधयानम, यानी कि बकुले जैसा ध्यान लगाना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि बकुला जो है दिखता है कि मतलब जैसे तालाब में खड़ा रहता है और ध्यान लगाए रहता है कि कब मछली आएगी, कब अपनी चोंच से मारकर उसको पकड़ लें। तो ऐसे आपको भी ध्यान लगाकर पढ़ना है और सामने जो भी वैकेंसी आती है उसको चोंच मारकर जो है वैकेंसी को कैप्चर करके नौकरी पा लेना है। तो 2 लक्षण मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद है श्वान निद्रा, यानी कि कुत्ते जैसी नींद। श्वान मीन्स कुत्ता होता है, तो कुत्ते जैसी नींद आपको जो है लानी पड़ेगी, यानी कि आपको जो है उतना ही सोना है जितने में जो है थोड़ा-सा आपका रिलैक्स हो जाए दिमाग, बाकी पूरा ध्यान स्टडी में लगाना है। और उसके बाद देखिए सबसे मतलब एक तरीके से कहा जाए ख़ास लक्षणों में आता है, एक है गृहत्यागी और अल्पाहारी, मतलब आपको कम खाना चाहिए। और मैक्सिमम स्टूडेंट क्या होता है, वो घर छोड़ के कहीं और चले जाते हैं और रूम लेके अकेले में पढ़ाई करते हैं। तो वो भी एक विद्यार्थियों के लक्षण में है। पुराने ज़माने में क्या होता था, बच्चों को जो है एक निश्चित समय के लिए उनको गुरुकुल में भेज दिया जाता था। और गुरुकुल में कोई अमीर कोई गरीब नहीं होता था, सबके जो है बाल छिला दिए थे और उनको जो है एक धोती लपेट कर गुरुकुल में भेज दिया था। वो जो है वहाँ पे स्टडी वगैरह करते थे और जब उनकी स्टडी पूरी हो जाती थी तब वो अपने घर पे आते थे। अभी तो खैर अच्छा है कि आप जो है सवेरे निकलते हैं और दिन भर पढ़ाई करते हैं, शाम को घर आ जाते हैं। पुराने ज़माने वाला सिस्टम होता तो आप परिवार से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो ये पाँचों लक्षण याद रखिएगा अगर आपको ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करनी है तो। काकचेष्टा, बकोधयानम, स्वानिद्रा यानी कि कुत्ते जैसी नींद, और अल्पाहार यानी कि कम खाना है, और घर अपना त्याग दीजिए, यानी कि घर पे हैं तो देखिए अगर नहीं सुविधा है, नहीं पैसे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। घर पे एक अलग जो है अपना कमरा बनाइए या फिर कहीं एकांत में बैठ के आराम से पढ़िए। तो इतना काम करना है आपको। और आज है 30 मार्च, और आज 30 मार्च को जो मैं आपको करंट अफेयर बताऊँगा इसको आपको ध्यान से सुनना है और शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखना है और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना है, ये काम कर दीजिएगा। बाकी पीडीएफ वगैरह तो आप डाउनलोड कर लेते हैं और इसको शेयर भी कर दिया कीजिए, ठीक है? देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि भारत में नेपाल के नए राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो देखिए, अभी हाल ही में भारत में नेपाल के नए राजदूत बनाए गए हैं शंकर प्रसाद शर्मा। यहाँ पे इनकी फ़ोटो दिख रही है। देखिए, जो आपकी शंकर प्रसाद शर्मा हैं, इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के द्वारा की गई है। और जो आपके डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा हैं, ये जो है भारत से पहले अमेरिका में भी नेपाल के राजदूत रह चुके हैं। और जो आपके शंकर प्रसाद शर्मा हैं, ये जो है 2002 और 2006 के बीच में राष्ट्रीय योजना आयोग के नेपाल में उपाध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं। तो ये इनके बारे में पूरी जानकारी है। और अभी वर्तमान जानकारी यह रखें कि शंकर प्रसाद शर्मा नेपाल के नए राजदूत बन गए हैं भारत में, ठीक है? और नेपाल की राजधानी क्या है? देखिए, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपालीज रूपी, यानी कि नेपाली रुपया। और नेपाल जो है आपका साउथ एशिया में स्थित है, हमारा पड़ोसी देश है। नेपाल की सीमाएं भारत और चीन दोनों से लगती हैं। और देखिए, दूसरा प्रश्न है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसको आप टीसीएस कहते हैं प्यार से, ठीक है? तो टीसीएस ने किसको अभी हाल ही में अगले 5 वर्षों के लिए अपना एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया है? तो देखिए, टीसीएस के जो नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं, इनका नाम है राजेश गोपीनाथ। ये 5 सालों तक जो है टीसीएस के एमडी और सीईओ बने रहेंगे, यानी कि 5 साल तक आपको आप कोई नया नाम रखना नहीं है। और एक खास बात और है, ये इससे पहले भी राजेश गोपीनाथ ही जो है एमडी और सीईओ थे। ये इनका दूसरा कार्यकाल होगा, ठीक है? और जो दूसरा कार्यकाल होगा ये 21 फरवरी 2022 से शुरू होकर 20 फरवरी 2027 तक रहेगा, ठीक है? तो खैर, मार्च महीना चल रहा है, इनका जो रिन्यूअल हुआ है ये रिन्यूअल डेट 21 फरवरी से माना जाएगा। तो 21 फरवरी से 20 फरवरी 2027 तक, ठीक है? ये बने रहेंगे 5 सालों तक के लिए। देखिए, जो आपके राजेश गोपीनाथ हैं, ठीक है, गोपीनाथन, तो इनको पहली बार 2017 में टीसीएस के सीईओ और एमडी के रूप में अपॉइंट किया गया था और फिर अब जो है लगातार बने हुए हैं अपने अच्छे काम की बदौलत। देखिए, टीसीएस आप जब भी कोई भी ऑनलाइन एग्जाम देने जाते होंगे
तो टीसीएस में ही जाते होंगे। टीसीएस के ब्रांचेज होते हैं, वहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है। रेलवे का एग्ज़ाम टीसीएस ने ही कराया था। और देखिए टीसीएस जो है इसके सीईओ हैं राजेश गोपीनाथन, ये मैंने बता ही दिया आपको। और टीसीएस की स्थापना 1 अप्रैल 1968 को हुई थी और इसका मुख्यालय आपका जो है मुंबई में स्थित है। अगला है कि हाल ही में किसे ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो देखिए ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं शशि सिन्हा जी। और ये इस पद पर पुनीत गोयनका का स्थान लेंगे, जिन्होंने पिछले 3 वर्षों से टीवी व्यूअरशिप मापन एजेंसी के अध्यक्ष के रूप में काम किया है। और देखिए जो आपका ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है, इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है और इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं इनका नाम है नकुल चोपड़ा और इसके अध्यक्ष का नाम क्या है, शशि सिन्हा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नए महानिदेशक बनाए गए हैं गिलबर्ट होंगबो, ठीक है। और देखिए जो आपके गिलबर्ट होंगबो हैं ये टोगो देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। यहाँ पे इनकी फोटो दिख रही है आपको। और ये जो है जो आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि ILO है, तो ये जो है इसके 11वें प्रमुख होंगे क्रम से। और ये इस पद को संभालने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति भी होंगे। और इनका 5 साल का जो कार्यकाल है ये 1 अक्टूबर 2022 से शुरू होगा और ये इस पद पर गाय राइडर का स्थान लेंगे। तो सरल शब्दों में हम याद कर सकते हैं कि गिलबर्ट होंगबो को हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का नया महानिदेशक बनाया गया है और ये इस पद पर गाय राइडर का स्थान लेंगे। सबसे खास बात कि ये किस देश के निवासी है, ये जो है होंगबो नाम का एक देश है अफ्रीकी देश, वहाँ के निवासी हैं, वहाँ के ये पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। और देखिए जो आपका ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में और इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। अगला कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के जामनगर में भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर सम्मान से जो है सम्मानित किया। देखिए इस बार का जो प्रेसिडेंट कलर सम्मान है ये INS वलसुरा को दिया गया है। देखिए जो INS वलसुरा है ये 5 दिसंबर 1942 को गुजरात के जामनगर में स्थापित भारतीय नौसेना की एक प्रमुख प्रशिक्षण सुविधा है, जो कि टारपीडो हैंडलिंग, अंडर वाटर मिसाइल और संचालन के क्षेत्र में प्रशिक्षण देती है। और आपको बता दूं जो आपका ये प्रेसिडेंट कलर सम्मान है, यह है क्या चीज़। देखिए शांति और युद्ध दोनों में राष्ट्र को प्रदान की गई असाधारण सेवा के सम्मान में एक सैन्य इकाई को हर साल प्रेसिडेंट कलर सम्मान दिया जाता है और इस बार INS वलसुरा को दिया गया है। और देखिए 27 मई 1951 को तत्कालीन राष्ट्रपति जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके द्वारा प्रेसिडेंट कलर पाने वाली जो भारतीय नौसेना थी, ठीक है। तो भारतीय नौसेना पहली सशस्त्र सेना थी, यानी कि भारतीय नौसेना को जो है पहला जो प्रेसिडेंट कलर सम्मान दिया गया था भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 27 मई 1951 को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर ईशान मंथन महोत्सव का आयोजन किया गया। तो देखिए जो आपका ईशान मंथन महोत्सव है ये नई दिल्ली में आयोजित किया था हाल ही में। और जो भारत के केंद्रीय संस्कृति पर्यटन और डोनर मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, इन्होंने भी हाल ही में इसका उद्घाटन दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स में जो है इसका जो है जो 3 दिवसीय महोत्सव था इसका उद्घाटन किया था। और देखिए इसका जो आयोजन है ये 25 से 27 मार्च 2022 तक किया गया था। और इसमें जो है उत्तर पूर्व यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट के भारत के राज्य हैं, तो उत्तर पूर्व भारत की समृद्धि और जातीयता और रंगों का जश्न इसमें जो है मनाया गया। और ये कार्यक्रम पूर्वोत्तर भारत के संस्कृति, कला, संगीत, लोक नृत्य, हस्तशिल्प और पारंपरिक व्यंजनों के बारे में जानने का अवसर देगा। ये जो आखिरी वाली लाइन है ये याद रखिएगा, ये आपका ईशान मंथन महोत्सव है, इसमें जो है जो नॉर्थ ईस्ट के भारत के राज्य हैं वहाँ के कल्चर को जो है इसमें हाईलाइट किया गया, जैसे कि वहाँ की कल्चर यानी संस्कृति, कला, संगीत, लोक नृत्य है, वहाँ का कौन कौन से हस्तशिल्प हैं, कौन कौन से खाने मतलब व्यंजन वहाँ पे बनाए जाते हैं। अगला कि हाल ही में अमेरिका और किस देश ने बालिकतन 2022 नाम का अब तक का अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया। तो देखिए जो आपका बालिकतन 2022 है इसका आयोजन जो है बिहाली में अमेरिका और फिलीपींस के बीच में किया गया था। 28 मार्च से ये स्टार्ट हुआ है, 8 अप्रैल 2022 तक ये ताइवान के पास फिलीपींस क्षेत्र में लुजोन में आयोजित हो रहा है, यानी कि सीधे सीधे हम कह सकते हैं फिलीपींस के लुजोन में इसका आयोजन हो रहा है। और इस सैन्याभ्यास में
फिलीपींस के लगभग जो है 8,900 सैनिक भाग लेंगे और अमेरिका के सैनिक भी भाग ले रहे हैं बड़ी संख्या में, और जो इस सैन्याभ्यास को अब तक का सबसे बड़ा सैन्याभ्यास बनाता है। ठीक है, तो बालिकतन सैन्याभ्यास जो है ये अमेरिका और फिलीपींस के बीच का सैन्याभ्यास है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में डीआरडीओ ने किस स्थान पर भारतीय सेना के MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो देखिए, इस MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण अभी हाल ही में ओडिशा के चांदीपुर में किया गया था। देखिए, MRSAM का मतलब हो गया मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, इस मिसाइल को कैसे कैसे डेवलप किया गया, किन किन देशों के द्वारा मिलकर, ये मैं आपको डिटेल बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, ये एग्जाम में पूछी जाएगी। देखिए, हाल ही में जो आपका रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ जो है, इसने ओडिशा के तट पर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज में जो है अभी हाल ही में उच्च गति वाले हवाई लक्ष्यों के खिलाफ जो मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है MRSAM, इसके भारतीय सेना संस्करण के 2 सफल उड़ानों का अभी हाल ही में परीक्षण किया था। देखिए, जो आपका ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये मिसाइल जो है भारतीय सेना के द्वारा उपयोग के लिए डीआरडीओ और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज इजराइल के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। ठीक है, और ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि जो आपका मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है ये किस प्रकार की मिसाइल है, तो देखिए नाम में ही लग रहा है सरफेस टू एयर, यानी कि सतह से ये हवा में मार करने वाली मिसाइल है। देखिए, मिसाइलों के बारे में यही एग्जाम में बहुत पूछा गया है कि कौन सी मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है, कौन सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, कौन हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, और कौन सतह से सतह, कौन हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो जितनी भी मिसाइलों के नाम मैं आपको डेली बताता हूँ, मतलब जब भी कोई मिसाइल का नाम आपको बताया जाए तो तुरंत नोट कर लिया कीजिए कि यार ये जो मिसाइल है फला मिसाइल, ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसको भारत और इजराइल ने मिलकर डेवलप किया है, किसके लिए, इंडियन आर्मी के लिए। तो ऐसे नोट्स बनाए कीजिए, इससे क्विक रिवीजन आपका होता रहेगा। अगला है कि हाल ही में किस राज्य में पूरी तरह से स्टील के कचरे से बनी एक सड़क का निर्माण किया गया। देखिए, स्टील का सड़क आपने नहीं देखा होगा, देखना है तो चले जाइए गुजरात में। अभी हाल ही में गुजरात में स्टील के कचरे से एक सड़क बनाई गई है। देखिए, अभी हाल ही में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR के साथ मिलकर और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान यानी कि सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर साथ में नीति आयोग का सहयोग लेकर जो है इस सड़क का निर्माण किया था। और ये जो सड़क बनाई गई है ये गुजरात के सूरत में हाजीरा औद्योगिक क्षेत्र में बनाई गई है। और ये सड़क जो है इसका निर्माण पूरी तरीके से 100% स्टील स्लैग से किया गया है। देखिए, जो आपका स्टील स्लैग है ये स्टील उद्योग के लिए चिंता का एक प्रमुख स्रोत है, प्रमुख स्रोत का प्रमुख विषय बना हुआ है, क्योंकि इसको जो है एक तरीके से कहा जाए अपशिष्ट उत्पाद माना जाता है, इसका रीयूज जो है नहीं हो पाता है। तो याद रखिएगा, स्टील के कचरे से जो है एक सड़क बनाई गई है गुजरात में, गुजरात के सूरत में हजीरा औद्योगिक। तो ये थे आपके आज के सभी धमाकेदार और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। देखिए, पहला प्रश्न आपके लिए कि किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, आंसर बताइए। दूसरा कि हाल ही में किसने 28 मार्च 2022 को लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, बताइए। और नहीं पता है तो कल का वीडियो देखकर उसको रिवाइज कर डालिएगा, क्योंकि कल मैंने सारे आंसर जो है पूरे डिटेल में बताए थे। तीसरा है कि हाल ही में किसने स्विस ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब जीत लिया, बताइए। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री मेडेलिन अल्ब्राइट का 84 साल की उम्र में निधन हो गया, बताइए। पांचवा है कि संयुक्त राष्ट्र ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर कितने फीसदी रहने का अनुमान लगाया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के क्षेत्रों की। देखिए, पहला प्रश्न था कल का कि विश्व थिएटर दिवस कब मनाया गया, तो ये 27 मार्च को मनाया गया। दूसरा था कि जो आपका हवासोंग 17 है ये किस देश का जो है एक ICBM यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, तो इसको ये मिसाइल आपका उत्तर कोरिया का है। और इस मिसाइल के बारे में अगर डिटेल में जानना है और इसकी क्षमता उमता जो है तो परसों का वीडियो देखकर उसको रिवाइज करा लेगा। और तीसरा था हाल ही में किस स्थान पर भारत भाग्य विधाता उत्सव का आयोजन किया गया, तो इसका आयोजन अभी हाल ही में नई दिल्ली में किया गया था। चौथा था कि रिजर्व बैंक के इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं,
तो देखिए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के जो पहले अध्यक्ष बने इनका नाम है सेनापति कृष गोपाल कृष्णन। पांचवा था कि कंबाला किस राज्य में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली सांडों की दौड़ है। तो देखिए इसका आयोजन कर्नाटका में होता है हर साल। कंबाला का आयोजन कहाँ पे होता है? कर्नाटका में। और देखिए आप मंथली करंट अफेयर और ईयरली करंट अफेयर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके वीडियो भी देख सकते हैं और पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।